चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं का, जो कि यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है 28 फरवरी को होने वाला है। तो कब होने वाला है? तो 28 फरवरी को होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं 28 फरवरी को अपना एग्जाम केमिस्ट्री का, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। यहाँ आपका रियल पेपर बनने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर दे लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही मीडियम के छात्र दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मीडियम के मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 90 यानी कि 19 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और प्रिंटेड पेज की अगर बात करें, ये आपका 12 पेज में पेज यानी पेपर होगा, और टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो जिस किसी स्टूडेंट को 70/70 चाहिए, इनके 100% स्कोर करना है, वो एक बार वीडियो को जरूर देखना। तो 70/70 इस वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें कि रसायन शास्त्र का मैं आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली आपके सामने आ चुका है आपका रियल पेपर। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। ये आपका 28 फरवरी को यही आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर ही देख के जाना। यहाँ पर करा है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2022 का, यानी इसी वर्ष का रहने वाला है, जो कि 28 फरवरी को आपके सामने भी आ जाएगा। रसायन शास्त्र का, यानी केमिस्ट्री का, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में ये दोनों ही मीडियम के छात्र दे सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 19 रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण निर्देश आपके सामने इस प्रकार से हैं। टाइम तो आपको 3 घंटे का मिलेगा ही, और आपको पता होगा कि मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना होता है, तो 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो आपके सामने निर्देश इस प्रकार से हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं। प्रत्येक में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन में आपको अथवा में भी दिया जाएगा, इस टाइप्स के ये क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर 7 अंक तथा प्रत्येक उप प्रश्न पर आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है, अर्थात 7 चौके 28 आपको अंक मिलने वाले हैं। थर्ड वाले की बात करें कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 12 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको सब सीमा की मिनिमम 30 शब्द रहनी चाहिए, 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। और चौथा वाला करा है प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न आपको 3 अंक देगा। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिलने वाला है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको शब्द सीमा जो आपकी है वह 75 शब्द रहनी चाहिए, मिनिमम आपको 75 शब्दों के अंतर्गत आंसर लिखना होगा। और पांचवा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 17 के लिए 4 अंक निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन ऐसा होने वाला है 17 नंबर, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलने वाला है। इसके उत्तर के लिए आपको सब सीमा जिसकी 120 शब्द रहनी चाहिए, 120 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। अगर यहाँ पर बात करें छठे वाले की निर्देश की, तो इस प्रकार से है कि प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न के इनकी 5 अंक निर्धारित हैं, यानी कि ये 2 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जिसमें आपको 2 कितने अंक मिलने वाले हैं, तो 5 अंक मिलने वाले हैं। तो आपको फाइनली ये 2 क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 10 अंक प्रोवाइड हो जाएंगे। और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको सब सीमा 150 शब्द रहनी चाहिए। ये आपका क्या है, तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला ये वाला। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अपने निर्देश पढ़ सकते हैं। तो पहला वाला यानी कि पहला वाला जो क्वेश्चन आ चुका है वो आपका बहुविकल्पीय रहने वाला है। पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। मैच द इनके आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC सिलिकॉन कार्बाइड होता है निम्नलिखित प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, क्या वह सह संयोजी है, या फिर आपका आणविक है, या फिर धात्विक है, या फिर आयनिक है। तो हम जानते हैं सिलिकॉन कार्बाइड जो है वह आपका क्रिस्टलीय ठोस जो है वह आपका सह संयोजी है। क्या है, कोवैलेंट है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर कोवैलेंट याद रख लेना है। क्या है, कोवैलेंट यानी कि सह संयोजी है। नेक्स्ट बात नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आने वाला है कि वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो मैंने आपको काफी डिटेल के साथ समझाया है, आपको पता हो भी होगा यदि आपने पढ़ा है, यानी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, यदि आपने वो वीडियो देखा है मेरा, तो आपको पता होगा कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसमें क्या होता है, वह एक कारक होती है जिसमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इनकी निर्भर करता है। यही आपका ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में रहा होगा। यहाँ पर बात है थर्ड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है, हार्डी-शूल्ज का नियम संबंधित है। तो हम जानते हैं हार्डी-शूल्ज का जो नियम है वह स्कंदन से संबंधित है। कैसे है, स्कंदन से संबंधित है। आपका जो ऑप्शन आ जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात नहीं कि साधारण ताप पर अमोनिया होता है। तो अमोनिया जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, NH3 होता है। NH3 होता है जब आपका साधारण ताप पर ये क्या होता है, सामान्यतः ये क्या होता है, तो गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपका पूछने जाने वाला है कि PMMA का पूरा नाम आपको लिखना होगा। तो PMMA का जो पूरा नाम है वह क्या है, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, यानी कि यही ऑप्शन आपका पहला वाला ही राइट हो चुका है।
यहाँ पर बात करें क्वेश्चन इसकी, यहाँ पर कह रहा है कि पीवीसी एक का एक अलग है। पीवीसी का एक अलग क्या है, तो आपको बताया था कि विनाइल क्लोराइड है। क्या है, विनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही सत्य हो चुका है, यानी कि सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है, विनाइल क्लोराइड है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछने जाने वाला है कि बैरोनल इसके इनके सेकोनल उदाहरण है। तो बैरोनल सेकोनल जो उदाहरण है वह किसका है, मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था। क्या वह प्रतिजैविका है, तो बिल्कुल ही नहीं। प्रतिजैविका तो कोई बिल्कुल ही नहीं है। क्या प्रशांतक का है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो चुका है, प्रशांतक का है। किसका है, तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रशांतक लिखना है। क्या लिखना है, प्रशांतक, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इसे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी दे सकते हैं और अपने सभी आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये है, और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले की, तो ये है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सभी के आंसर इसी में से मैं आपको मैच करने वाले हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाले जो क्वेश्चन होने वाला है वो इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर करार स्थान आपको पूरी करना है, फिलंदा बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक रहने वाला है। कितने अंक रहने वाला है, तो 7 अंक रहने वाला है। इसलिए पहला वाला क्वेश्चन है कि अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या, यानी VCC में आपको परमाणुओं की तो फाइनली आपको जो आन की अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में आपको यहाँ पर हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो VCC कहते हैं, शॉर्ट में हम VCC कहते हैं। इसी से आपको पता होगा कि परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो चूंकि हम जानते हैं वह इस प्रकार से बनता है, तो घनीय एक कोष्ठिका इस प्रकार से बनती है। आपको पहले घन बना लेना है, और चूंकि हम जानते हैं इसके कोनों पर तो एक एक पाया ही जाता है। क्या पाया जाता है, एक एक पाया ही जाता है। इसके कोनों पर तो एक एक ही पाया जाता है, अर्थात उसका 1/8 और 1/8वां भाग, और प्लस 1 इसके सेंटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इसके एक सेंटर में पाया जाता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो फाइनली आपका 2 हो चुका है। कितना हो चुका है, तो 2 हो चुका है। तो VCC में क्रिस्टल में परमाणु की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो 2 होती है। यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि झाग उत्प्लावन विधि क्या है, तो आपको झाग उत्प्लावन विधि का नाम आपको बताना होगा। तो फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आप वही लिखिएगा। झाग उत्प्लावन विधि जो है उसमें अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयोग की जाती है। तो किसके कारण इनके प्रयोग की जाती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, सल्फाइड लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर सल्फाइड। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया था। क्या समझाया था, काफ़ी डिटेल के साथ समझाया था। यदि आपको पता है तो जरूर बताइएगा कि सल्फाइड है क्या है। झाग उत्प्लावन विधि जो होती है वह सल्फाइड अयस्क के साधारण के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो आपको सिंपली सेकंड वाले में सल्फाइड ही लिख देना है। थर्ड वाले की बात करें कि SO2 द्वारा विरंजन रिडक्स क्रिया द्वारा होती है। तो SO2 द्वारा विरंजन वह किस क्रिया के द्वारा होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, अपचयन लगा देना है। क्या लगा देना है, इनकी क्या लगा देना है, आपको सिंपली यहाँ पर रिडक्शन लगा देना है, इनकी अपचयन लगा देना है। क्या लगाना है, अपचयन, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक को आपको नाम लिखना होगा। तो यह आपका काफ़ी डिटेल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देख लीजिएगा आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर। तो फाइनली आपके सामने आ चुका है, यानी कि थर्ड वाले जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर था, यानी कि यहाँ पर अपचयन था। और यहाँ पर बात करें कि फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाली यौगिक का जो नाम था यूरोट्रोपिन था। क्या था, यूरोट्रोपिन। इसका अगर यहाँ पर या इसके अगर फॉर्मूला की बात करें, इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, CH2 और N4, यही उसका फॉर्मूला होता है यूरोट्रोपिन का। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। यदि आप ये लिखेंगे तो भी आपका पूरा आंसर माना जाएगा। यहाँ पर बात करें एमाइड से अमीन बनाने की क्रिया क्या कहती है, तो वह हाफ मैन होती है। क्या होती है, हाफ मैन। इसी अभिक्रिया को काफ़ी बार यह एग्जाम में आ चुका है कि हाफ मैन की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एमाइड से अमीन बनाने की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाफ मैन कहते हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन इसके कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हम क्या के अणु द्वारा प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। यही आपका आंसर रहने वाला है। साथ ही की बात करें डैश प्रति अम्ल का उदाहरण है, तो प्रति अम्ल का जो उदाहरण है वह क्या है, सिमेटिडीन व रेनिटिडीन। यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो 7 चौके 18, यानी 7 कितनी होती हैं, 7 दूना 14, यानी कि यहाँ पे 14 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाने वाला है। तो फ्रेंड्स थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर जाने मैं आपको ले चलूँ, तो थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं थर्ड वाला भी क्वेश्चन। यहाँ पर कर रहा है सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम आन मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक ये ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे 7-7 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। इसमें कि पहला वाला स्तंभ जो कह रहा है CF2 होता है। CF2 क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता चलूँ, CF2 जो होता है वह आयनिक यौगिक होता है। क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है, ना कि संयोजी यौगिक। तो आपको पता होना चाहिए आयनिक यौगिक जो होता है वह CF2 आयनिक यौगिक ही होता है। और स्वर्ण संख्या क्या होती है उसे हम जानते हैं, स्कंदन शक्ति कहते हैं। स्कंदन शक्ति को ही हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया था। अगर यहाँ पर बात करें कि मेलिकाइड क्या होता है, तो मेलिकाइड का ये फॉर्मूला होता है, सामान्यतः आपको याद रखना है
CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, यही आपका फार्मूला होने वाला है। इनके कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यही इसका फार्मूला होता है। और क्लोरीन क्या होता है, तो क्लोरीन के हम जानते हैं तीक्ष्ण हरी पीले रंग की गैस का नाम ही क्लोरीन होता है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है क्लोरीन का रंग कैसा है, यह आपका एक वाक्य में आंसर क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीक्ष्ण हरी पीले रंग की जो गैस होती है उसे हम क्लोरीन कहते हैं। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हम जानते हैं सामान्यतः हमने पढ़ा है, ये आपको बायो में भी आपको पढ़ने को मिला होगा कि इनके क्या होता है, अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक को ही हम प्रोटीन कहते हैं। और प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक यानी प्रकृति से जो हमें बहुलक प्राप्त होता है यानी पॉलीमर हमें प्राप्त होता है उसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। यहाँ पर आते हैं कि एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपका सिंपली यहाँ पर इनकी लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनकी एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी 7 आपके अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन 4 की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा, तो क्वेश्चन 4 इसे आप यहाँ देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस का भी मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे प्रकार से और समझ लीजिएगा। इसके आंसर की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ, तो देख लेते हैं इसके आंसर्स भी। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ की थर्ड वाला, यहाँ पर थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, ये आपका इस प्रकार से पूछ जाएगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। क्या करना है आपको, यानी कि आंसर इन 1 वर्ड और यहाँ पर कॉमा है 1 सेंटेंस। एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाएगा कि ध्रुवीय आणविक ठोस का एक एग्जाम्पल है, तो हम जानते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस का जो एग्जाम्पल है वह HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये 2 लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। या फिर आपको कोई और पता हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि यही आप लिखना है। आपको कोई एग्जाम्पल देना है, मैंने आपको 2 दे दिए हैं तो वही आप लिख दीजिएगा, काफ़ी बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला। यहाँ पर कह रहा है कि क्वांटम दक्षता का सूत्र क्या होता है। चूँकि हम जानते हैं क्वांटम दक्षता जो होती है इनकी क्या होती है, तो इनकी जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है दिए गए समय में अभिक्रिया यानी अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या। ये भी मैंने को काफ़ी आपको डिटेल के साथ पढ़ाया है। और यानी आपका है इनके अपॉन में है उसी समय में अवशोषित होने वाले क्वांटमों की संख्या, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी डिटेल के साथ आपको समझाया गया है। यदि आपको समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने आपको वहाँ से लिंक दे दिया है, तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, फोटोग्राफी में टैनिंग यानी टैनिंग क्या है, टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको सिंपली ऑरिक क्लोराइड लगा देना है। क्या लगा देना है, ऑरिक क्लोराइड लगा देना है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो पी ब्लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो NH2 NP126 होता है। क्या होता है, ये पी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है, NH2 होता है और NP 1 से लेकर 6 तक होता है। क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। नेक्स्ट बात करें कि K4FeCN6 का IUPAC नाम आपको लिखना होगा, तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट होता है। इसका ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया था, आई होप वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है, तो कार्बोलिक अम्ल का जो संरचना सूत्र होता है वह ये होता है, फार्मूला तो होता है आपका C6H6O होता है, या फिर हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं C6H5O होता है। क्या OH होता है, क्या होता है C6H5OH, इसे भी हम यही कहते हैं, या फिर C6H6O लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर रहने वाला है। तो एमीन जो होता है, इनकी जो अमीन होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पर सिंपली जो हम लगा देते हैं वो आपका OH ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पर बात करें कि मस्टर्ड यानी यहाँ पर मस्टर्ड यानी ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का आपको नाम लिखना है, तो एल्किल आइसो, यहाँ पे कह रहा है आइसोथायोसाइनेट, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा, तो 5वां क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फाइनली आपके सामने जो 5वां क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, आप यहाँ पर देखते हैं कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण आपको लिखना होंगे। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा सेकंड वाले क्वेश्चन, जो मैंने सेकंड वाले चैप्टर पढ़ाया था सॉल्यूशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं विलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया था और काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे। मैंने यहाँ पर तो 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, बट मैंने काफ़ी एग्जाम्पल वहाँ पर दिए थे। यदि आपको वो पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने आपको वो भी लिंक दे दिया है। तो आपको धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण लिखना है, तो आपको उदाहरण में लिखना है एथेनॉल तथा एसीटोन का विलयन, यही आपका आंसर रहने वाला है। अथवा की बात नहीं, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण आपको लिखना है, तो एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा एसीटोन और यहाँ पर एनिलीन का विलयन, यही आपका आंसर रहने वाला है। या फिर कॉमा जल व एचिल का विलयन, ये भी आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद के सभी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलती हैं नेक्स्ट पार्ट में।